Assalamu alaikum. This is Asif Pervez from International Group of Education. Welcome to the webinar, Study Abroad webinar for the Europe. और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं इस वेबिनार में उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स फॉर द यूरोपियन मार्केट और किस तरह से जो यूरोपियन मार्केट है वो डिफरेंट है यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। यूरोपियन मार्केट हमेशा से एक फिल्टर मार्केट रही है जिसने हमेशा से फिल्टर स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, वेलकम किया है अपने कंट्री में, चाहे वो यूरोप का कोई भी कंट्री हो। अगर हम यूके को कंपेयर करते हैं यूरोप से तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी कि हमें यूके में जिन चीज़ों को फॉलो करते थे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट होंगी यूके मार्केट से, और हम उसके मुताबिक किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं या अपनी फाइल को रेडी कर सकते हैं यूरोपियन स्टडीज के लिए। यूरोप में किसी भी कंट्री में स्टडी के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें और एडवांस में प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें साथ साथ उसको लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। हम जिन कंट्रीज को आज डिस्कस करेंगे उसमें फ्रांस है, फिनलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, हंगरी, माल्टा, साइप्रस, आयरलैंड, इटली। बज़ाहिर ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है सारे कंट्रीज, लेकिन इनका जो प्रोसेस है वो सबका डिफरेंट है एक दूसरे के साथ। हमें यूरोप क्यों चूज करना चाहिए? सबसे पहले इसमें जो हमारे पास पॉइंट है उसमें ग्लोबली रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखें यूरोप की यूनिवर्सिटीज और कंपेयर करें से यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप रैंक करती हैं, टॉप 100 में फॉल करती हैं, जिसमें आपके पास स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, हमारे पास जर्मनी की यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, हमारे पास फ्रांस की यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। दूसरा इसमें हम जो यूरोप में स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो उनके लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो जीरो और लो ट्यूशन फीस है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं यूरोप में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, जो स्टूडेंट को फ्री स्टडी ऑफर करती हैं, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी ट्यूशन फी बहुत एज कंपेयर टू यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा कम है। बजट फ्रेंडली कंट्रीज हैं। अगर आप यूरोप में लिविंग एक्सपेंस को देखते हैं उसमें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जो लिविंग कॉस्ट आती है वो 400 यूरो से स्टार्ट हो जाती है और वो 1100 यूरो पर मंथ तक जाती है। अगर आप उसको यूके और यूएसए से कंपेयर करते हैं तो उसमें आपके आपके जो यूके की लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और यूएस से और ऑस्ट्रेलिया की भी कंपेयर की जाए तो यूरोप से बहुत ज़्यादा इसकी लिविंग कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद इसमें अफोर्डेबल ट्यूशन जो है वो कंपेयर टू यूके, यूएस, कनाडा, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें जो फीस है वो आगे हम बात करेंगे फर्दर, फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस कंट्री का किस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर है। और अगर हम उनको कंपेयर करेंगे इन इंग्लिश कंट्री से तो उससे बहुत ज़्यादा कम है। इंग्लिश डॉट प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। आपको आइडिया होगा कि हर यूरोपियन कंट्री में जो जुबान है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो यूरोपियन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। अगर आप फ्रांस में हैं तो फ्रेंच बोली जाएगी, अगर आप इटली में हैं तो इटालियन बोली जाती है। लेकिन अगर आप स्टडी की बात करते हैं तो स्टडी जो है वो सारी आपको इंग्लिश डॉट प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, जो कि बच्चा वहां पे जाके इजीली उसको अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें चीजें हैं वो मल्टी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है। वो ऑब्वियसली यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन अगर आप एज अ कॉन्टिनेंट यूरोप को देखें तो अगर वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं भी हैं तो एज अ कॉन्टिनेंट ही वो मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर देता है। जैसे आप एक शेंजन जोन में 29 कंट्रीज आती हैं तो 29 यूरोपियन कंट्रीज मिलके ही आपको एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे जो मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स की वजह से है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वो है ट्रैवल एक्सेस विद इन द शेंजन एरिया। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
शेंजन जोन में बेसिकली 29 कंट्रीज आते हैं, जिसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज शामिल नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज आते हैं, कुछ कंट्रीज शेंजन जोन में आते हैं। यूरोपियन यूनियन वाले कंट्रीज और शेंजन जोन वाले कंट्रीज दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। फर्ज करें हम आयरलैंड की बात कर लेते हैं। आयरलैंड एक यूरोपियन यूनियन में आने वाला कंट्री है, वो शेंजन जोन में नहीं आता, लेकिन वो यूरोपियन कंट्री ही कहलाता है। तो शेंजन जोन बेसिकली एक मुआहदा है जो कि कुछ बाउंड्रीज जो कंट्रीज शेयर करते हैं उसमें एक्सेस आपको मिल जाती है एक ही वीजा पे। अगर आपने एक शेंजन वीजा आपके पास है किसी भी कंट्री का, फर्ज करें आप जर्मनी का वीजा होल्ड करते हैं, स्टडी वीजा होल्ड करते हैं, चाहे वो विजिट वीजा है चाहे वो वर्क वीजा है, अगर आपको वो शेंजन वीजा है तो आप इटली भी जा सकते हैं, स्पेन भी जा सकते हैं, माल्टा भी जा सकते हैं, हंगरी भी जा सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में वीजा जो है उसको आपकी जरूरत नहीं होगी वीजा स्टैंप होने की, आप उसमें मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो चीज आ जाती है स्ट्रॉन्ग पोस्ट स्टडी वर्क पाथवेज। आप स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जब भी आप किसी कंट्री में अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है उस कंट्री में, जो भी पॉलिसीज होती हैं उसके मुताबिक, कि आप यहाँ पे रह के अपनी उस स्टडी को यूटिलाइज करें जो आपने वहां से की है, और आप उसके मुताबिक अपनी जॉब्स को फाइंड करें, जॉब्स हंट करें। अगर आपको अपने रेलिवेंट फील्ड में जॉब मिलती है या आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी आप पे लैंड करती है, तो आप उसमें वर्क परमिट पे आ जाते हैं। तो आपका वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बेसिकली आपका एक वो टाइम पीरियड है जिसमें आप उधर रह के अपने मुताबिक जॉब फाइंड करते हैं और अपने उस वीजा को आगे वर्क परमिट पे चेंज कर लेते हैं। यूके के अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का आपको आइडिया होगा, 1.5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता है यूके में। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजे का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड ऑफर किया जाता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ऑफर नहीं किया जाता, क्योंकि आपका हर साल के लिए जो आप उसको रीन्यू करवा सकते हैं, उसके लिए आपके पास मल्टीपल रीजंस हैं। यूके में आपके पास सिर्फ एक ही रीजन बचती है कि अगर आपको जॉब मिलेगी तो आपका आगे वर्क परमिट में चेंज हो जाएगा। लेकिन यूरोप में आपके पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। जैसे ही अगर आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का जो आपका टीआरसी है वो रीन्यू हो जाता है। अब उस टीआरसी को आप 5 साल तक भी रीन्यू करवा सकते हैं। उसमें कुछ चीजें कंडीशंस आ जाती हैं। फर्ज करें आपने वहां पे लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लिया है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, आप अपनी लैंग्वेज का A1 लेवल कंप्लीट करते हैं, A लेवल 2 कंप्लीट करते हैं, B1 कंप्लीट करते हैं, B2 लेवल कंप्लीट करते हैं। किसी भी यूरोपियन यूनियन में अगर आपने उस कंट्री की लैंग्वेज का B लेवल कंप्लीट कर लिया है, आपका वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जिसको हम टीआरसी बोलते हैं यूरोप में, वो एक्सटेंड होता रहेगा। कोई भी आपको ये नहीं कहने वाला कि आप हमारा कंट्री छोड़ दें। तो अगर हम इस चीज को कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज के साथ, तो हमारा जो यूरोप का पोस्ट स्टडी वर्क पाथवे है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्वीनियंट है, और उसमें स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करते हैं कि सेटलमेंट, यूरोप में सेटलमेंट किस तरीके से हो सकती है। आपने अभी पास में देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज जो है वो आपकी सेटलमेंट प्लान के लिए स्टूडेंट की जो टेन्योर है उसको मजीद ज्यादा करते जा रहे हैं। जैसे आपका यूके है, यूके में यूके में आपका जो अभी पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के बाद जो आपका सेटलमेंट का टाइम रह चुकी गया है वो 10 साल है। अगर आपको ILR चाहिए यूके में तो वो स्टूडेंट को 10 साल के बाद मिलेगी। पहले ये 5 साल थी, अब ये 10 साल पे चलेगी, या मजीद आगे ये अ, बढ़ेगी या कम होगी वल्लाह आलम। लेकिन जो आपका यूरोप में सेटलमेंट के प्लान्स हैं वो डिफरेंट सिनेरियोज पे बेस कर रहे होते हैं। उसमें पहला सिनेरियो ये है कि आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप वहां पे 3 साल रुके हैं। 3 साल रुकने के बाद आपका जो टाइम हो जाता है PR का 5 से 6 साल, वो आपने कंप्लीट कर लिया, आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। PR के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उस कंट्री में। उसके बाद आप प्रॉपर टैक्स पे करते हैं उस कंट्री में, और आपकी सैलरी उनकी गिवन टाइम जो उनका
अमाउंट है, उसके मुताबिक आपकी सैलरी सालाना होनी चाहिए, आप पीआर के लिए एलिजिबल है। ये यूके और सारे कंट्री पे लागू होता है। यूरोप में भी ये चीज लागू होती है, लेकिन यूरोप में कुछ एडिशनल चीजें भी लागू होती हैं। जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में लैंग्वेज कोर्स का बताया, अगर आपने B1 B2 लैंग्वेज उस कंट्री की कर ली हुई है, आप 32 मंथ्स के बाद अपनी पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी 2.5 साल के बाद। तो यूरोप आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अगर हमारी लैंग्वेज पे B2 पेपर क्लियर कर लेते हैं, तो हम आपको 32 मंथ्स में पीआर ऑफर करते हैं। तो अगर हम सेटलमेंट को देखें, तो ये बहुत ज्यादा आसान है दूसरे कंट्रीज से। यहाँ पे आप सेटलमेंट के हवाले से एक और चीज मैं ऐड करता चलूं, इसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं। यूरोप में आप कोई भी बिजनेस करने से नहीं रोकता जब तक आपके पास वैलिड वीजा है। आप वैलिड वीजा लें, आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करें, आपके पास अगर B2 लैंग्वेज है, आप उस पे अपना लाइसेंस लें कंपनी का, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा इशू करवा सकते हैं। और उसके बाद भी आपके पास 3 साल में पीआर के मौके आ जाते हैं। तो यूरोप में ये चीजें क्यों क्यों हमें यूरोप चूज करना चाहिए, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो इसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं जी, यूरोप में क्या क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकती हैं यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। जो यूरोप है वो एडमिशन आसानी से नहीं देता, ना वो ऑफर आसानी से देता है। इसमें कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ अभी। उसमें आपके पास आ जाती हैं एकेडमिक। सबसे पहले आपकी एकेडमिक, यानी आपने कौन सा कोर्स चूज किया हुआ है और उसमें आपने क्या गेन किया है, व्हाट आर योर परसेंटेजेस व्हेन यू गो या व्हेन यू हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर डिग्री। ठीक है। इंग्लिश टेस्ट पहले यूरोपियन कंट्रीज को मैंडेटरी नहीं था। बहुत पहले 2019 की अगर हम बात कर लें, 2019 में स्वीडन इंग्लिश टेस्ट नहीं लेता था। फ्रांस पिछले साल तक इंग्लिश टेस्ट नहीं ले रहा था। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थे जो इंग्लिश टेस्ट नहीं लेते थे, जो स्टूडेंट को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी उसकी जो प्रीवियस डिग्री है अगर उसने इंग्लिश में की हुई है, उस बेस पे उसको एडमिशन देते थे। लेकिन इस इनटेक में 2025 इनटेक और 2026 इनटेक में मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ने इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट इंग्लिश में डिग्री तो कंप्लीट कर लेते थे, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती थी तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता था। वो B2 इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते थे। B2 इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली आपका 6 इक्विवेलेंट बैंड होता है। उसको अगर आप इसके मुताबिक आपको इंग्लिश आती है, तो आपकी B2 लेवल की इंग्लिश कंसीडर की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से इंग्लिश टेस्ट यूनिवर्सिटीज ने मैंडेटरी करना शुरू कर दिया। मिनिमम परसेंटेज और CGPA, यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस मामले में बहुत ज्यादा आपके साथ लीनियंट बिहेवियर अपनाती हैं। उसमें आपको 50% तक जो मिनिमम मार्क्स हैं उसमें एक्सेप्टेबल हैं, बहुत सारे कंट्रीज में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। और CGPA की अगर हम बात करें, तो मिनिमम 2.2 से जो आपका CGPA है वो एक्सेप्ट हो जाता है अगर हम मास्टर्स की बात करें। लेकिन यूरोप में परसेंटेज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आपको पता है पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो परसेंटेज का हिसाब है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है हर यूनिवर्सिटीज का। तो जब हम एडमिशन भेजते हैं यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी आपकी CGPA और आपकी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेडिंग स्केल के मुताबिक आपकी असेसमेंट दे देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपके 50% से भी कम मार्क्स हैं, तब भी आपको यहाँ पे फाउंडेशन और दूसरे जो पाथवेज हैं वो ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद जो आपका गैप एक्सेप्टेंस पॉलिसी है वो भी बहुत लीनियंट है। अगर हम देखें यूरोप में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो 20-20 25-25 साल तक का गैप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको स्वीडन की। स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जो आपका 25 साल का भी गैप एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो डिग्री आपने की है उससे रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास कंटिन्यूअस उस चीज का जस्टिफिकेशन होनी चाहिए।
अगर यूजी की बात की जाए, यूजी के लिए भी 5 से 10 साल का गैप डिफरेंट कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। अगर हम साइप्रस की बात करते हैं, साइप्रस एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि बहुत मैसिव गैप एक्सेप्ट करती है, और ये यूरोपियन यूनियन में आती है, नॉट इन शेंजन जोन, और ये कमिंग आपका जो है वो शेंजन शेंजन का पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे भी गैप जो एक्सेप्टेंस पॉलिसी है वो बहुत लीनियंट है। स्वीडन में बहुत लीनियंट है, फिनलैंड में देख लें उसमें बहुत ज्यादा हम गैप को एक्सेप्ट करवा सकते हैं विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। इसी तरह एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, यूरोप बहुत लीनियंसी प्रोवाइड करता है जब हम गैप की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आने वाला है, रेलिवेंट बैकग्राउंड इंपॉर्टेंस। हमें इस चीज में बहुत एहतियात करनी है। यूके में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जो स्टडी के अगेंस्ट भी कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं। यूके उसमें लीनियंट है, यूके उसमें जो है वो नरमी दिखाता है और स्टूडेंट्स को ऑफर प्लेस कर देता है अपने यूनिवर्सिटी में। लेकिन यूरोप इस मामले में रिलक्टेंट है। यूरोप में अगर आप कोई प्रोफाइल भेज रहे हैं, हाँ मासवाई कुछ कंट्रीज के जैसे साइप्रस में आप कोर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शेंजन जोन में जाना चाहते हैं, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, हंगरी, माल्टा, जर्मनी, यहाँ पे रेलिवेंट बैकग्राउंड इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपने बिजनेस पढ़ा हुआ है तो आप बिजनेस का कोर्स ही ऑप्ट करेंगे। अगर आपने किसी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप मेडिकल का ही कोर्स ऑप्ट करेंगे। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो नेक्स्ट फर्दर जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आईटी ही होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, फर्ज करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमबीए, और ये इस तरह के कुछ कोर्सेज हैं जिसमें हम कुछ रेलिवेंसी निकाल के स्टूडेंट का एडमिशन करवा सकते हैं। बट सजेशन यही है कि स्टूडेंट अपने रेलिवेंट बैकग्राउंड जो उसने स्टडी किया हुआ है उसी में आगे फर्दर प्रोसीड करे। इसमें कुछ दो चीजें आसान हो जाती हैं स्टूडेंट के लिए। एक तो उसका इंटरव्यू बहुत आसान हो जाता है, दूसरा वीजा की जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। जब आप यूनिवर्सिटी को फर्ज करें, आप यूनिवर्सिटी को अग्री कर लेते हैं, उनको आप सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने इंटरव्यू से कि वाई यू आर स्विचिंग योर स्टडी वाइल, आपका अगर बिजनेस में है तो आप आईटी में क्यों जाना चाह रहे हैं, या आईटी में है तो बिजनेस में क्यों जाना चाह रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन को जो वीजा ऑफिसर है उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो वीजा सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है दूसरे कंट्रीज के रेलिवेंट। तो जब आप वीजा ऑफिसर को ये चीजें समझाने जाते हैं तो वीजा ऑफिसर के दिल में या उसके डिसीजन में एक डाउट आ जाता है कि ये बच्चा कोर्स चेंज कर रहा है अपनी कन्वीनियंट के लिए, तो शायद ये वहां से स्किप हो जाए। तो इन चीजों का यूरोप में ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। यूरोप हर पासपोर्ट को, जो पाकिस्तान में पासपोर्ट है, हर सिटीजनशिप को, जो भी किसी भी सिटी का पासपोर्ट है उसको वेलकम करता है। यूरोप नहीं कहता कि मैं केपीके से स्टूडेंट नहीं लूंगा, मैं गिलगित से स्टूडेंट नहीं लूंगा, मैं बलोचिस्तान से स्टूडेंट नहीं लूंगा, या मैं कराची से स्टूडेंट नहीं लूंगा। इस यूरोप ने किसी भी सिटी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ। तो ये यूरोप की एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद आपकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट में आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट बहुत आपको पता है जरूरी है, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट्स उसमें मेंशन होते हैं, आपके क्रेडिट आवर मेंशन होते हैं। जो आपका यूके में क्रेडिट आवर्स की, आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्लियरेंस दे दूं, जो आपका क्रेडिट आवर सिस्टम है वो यूरोप में ईसीटी कहलाता है, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। यूके आपके क्रेडिट आवर्स को काउंट करता है, लेकिन आपका जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके क्रेडिट आवर्स को यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम में कन्वर्ट करती हैं। एग्जांपल दे देता हूँ, आपने यहाँ पे 4 साल का बैचलर्स किया हुआ है। 1 साल का बैचलर जो आपका कहलाएगा यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम में, वो 60 ईसीटी कहलाएगा। तो 60 क्रेडिट्स आप पढ़ेंगे, यानी आपका 1 साल कंप्लीट होगा। आपने 4 साल पढ़े हैं तो 240 ईसीटी आपके यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम के मुताबिक काउंट किए जाएंगे। यूरोप में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 180 ईसीटी रिक्वायर्ड है, यानी आपका 3 साल का बैचलर रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए आपकी ट्रांसक्रिप्ट बहुत जरूरी है अपलोड करना एट द टाइम ऑफ एडमिशन।
उसके बाद जो आपकी चीज आ जाती है वो आ जाते हैं मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर क्या है, एसओपी क्या है, ये एक डिटेल डिबेट है, इस पे इंशाल्लाह हम कभी बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मोटिवेशन लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप यूनिवर्सिटी के नाम लिखते हैं कि व्हाई यू आर कैपेबल टू गेट द एडमिशन इन द पर्टिकुलर कोर्स इन द पर्टिकुलर कंट्री इन द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ठीक है। जैसे आप एसओपी राइट करते हैं यूके के लिए, ये भी एसओपी है, लेकिन उसका एक ब्रीफ वर्जन है जिसमें आप अपने कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और हम ये मोटिवेशन लेटर अटैच करते हैं। मोटिवेशन लेटर स्टूडेंट खुद लिखे तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को अपने बारे में लिखना होता है कि उसने क्या पढ़ा है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है उसका, वो क्या करना चाहता है, उसकी मोटिवेशंस क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। ऐसा करने से दो चीजें आसान हो जाती हैं। आपको यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है वो उसी मोटिवेशन लेटर में से हो रहा होता है। और जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी वही मोटिवेशन आप अपनी जो वीजा ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता शुरू से लेके एंड तक, तो आपके लिए वीजा के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर्स, रेफरेंस लेटर्स, दोनों सेम चीजें हैं, नाम डिफरेंट है। आप जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं या रेफरेंस लेटर्स हैं, ये अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी से जहां से आपने लास्ट डिग्री ली है वहां से भी ले सकते हैं, या आप अपने प्रीवियसली जहां पे जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां से अपने एम्प्लॉयर के रिकमेंडेशन लेटर्स भी ले सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ने आपसे अगर आपके टीचर्स के लेटर्स मांगे हैं तो आप अपने टीचर्स के देंगे, अगर उन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ कि आप अपने एम्प्लॉयर के भी कर सकते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के भी दे देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ जाता है आपके पास बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, आपको पता है, बहुत से स्टूडेंट वाकिफ होंगे कि वाई वी नीड बैंक स्टेटमेंट। मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी कंट्री में आपको वीजा के लिए अपने कंट्री में जो फंड्स शो करवाने होते हैं अपने बैंक में, वो बैंक स्टेटमेंट कहलाती है। स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर देते हैं ब्लॉक अमाउंट से। ब्लॉक अमाउंट इज द डिफरेंट थिंग, बैंक स्टेटमेंट इज द डिफरेंट थिंग। बैंक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जिसमें आपके पास कैश लिक्विड होता है, आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ब्लॉक अमाउंट एक डिफरेंट चीज होती है। वो आप जिस कंट्री में, वो कुछ कंट्रीज आपको ब्लॉक अमाउंट की जो है वो कंडीशन रखते हैं, जिस जैसे कि जर्मनी है, नेदरलैंड है, बेल्जियम है। उसमें आप ब्लॉक अमाउंट 10,940 यूरोस की ब्लॉक अमाउंट रखते हैं, और वो ब्लॉक अमाउंट उस बैंक में, उस कंट्री के बैंक में रखवा देते हैं। जब आप वहां जाते हैं तो आपको पर मंथ ब्लॉक अमाउंट 840 यूरोस, 830 यूरोस आपको पर मंथ एज अ लिविंग एक्सपेंस आपको वापस मिलती रहती है। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने जो कंट्री में ही आपके बैंक में आप पैसे शो करवाते हो, और उसको जैसे आपका वीजा आता है आप उसको विड्रॉ करवा सकते हो। बैंक स्टेटमेंट किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज के लिए तैयार की जाती है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमारे ये जो आप फर्दर जो वेबिनार्स हैं ये होते रहेंगे, जिसमें हम इन चीजों को डिस्कस करते रहेंगे इन डिटेल, ताकि स्टूडेंट्स को ये चीजें प्रिपेयर करने में आसानी। ठीक है। एडमिशन रिक्वायरमेंट जो हमारे पास लास्ट चीज है वो है अटेस्टेशंस। अटेस्टेशंस बहुत जरूरी हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में। टेस्टेशंस कहाँ कहाँ से जरूरी हैं, किस तरह से होती हैं, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है। हमारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। मैंने उस पे एक कंप्लीट वीडियो डाली हुई है कि हम किस तरह से टेस्टेशन करवाएंगे और कहाँ कहाँ से करवा सकते हैं। इसी नाम से हमारा चैनल होगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अटेस्टेशन। सबसे पहले आपके बोर्ड से, फर्ज करें आपका 22 लाहौर है, 22 मुल्तान है, 22 साहिवाल है, 22 फैसलाबाद है, कोई भी बोर्ड है, सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन उस आपकी इंटर और मैट्रिक की वहां से होगी। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं या बैचलर हैं, अगर आप मास्टर्स, फिर एचईसी इन्वॉल्व हो जाता है। एचईसी में आपकी जो आपने बैचलर में डिग्री की है उसकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अटेस्टेशन होती है। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी वो सारी एफआरसी,
MRC, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो दूसरे आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रॉडमेंटल या फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन मार्केट या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज ये रिकमेंड कर रही हैं कि काइंडली आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने कंट्री में मौजूद इन इन अदारों से टेस्ट करवाएं और हमें भिजवाएं, ताकि हमें ये यकीन हो कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, तो हम आपका एडमिशन प्रोसीड कर सकें। अब यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज एडमिशन के टाइम पे अटेस्टेशन रिक्वायर्ड करती हैं, जैसे स्वीडन, फिनलैंड बाद में भी रिक्वायर करती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज पहले कर लेती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है वो वीजा के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट रिक्वायर करती हैं। बेसिकली ये एम्बेसी की भी एक मैंडेटरी जो है वो रिक्वायरमेंट है कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए। ये हमारे पास एडमिशन रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है। और लिंक भी शेयर कर दिया हुआ है आपके साथ, जो अटेस्टेशन की वीडियो का। काइंडली आप जिसको भी, जिस स्टूडेंट को अटेस्टेशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो वीडियो में देख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये ट्यूशन फी एंड लिविंग कॉस्ट। बहुत बहुत कम ट्यूशन फी है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इंग्लिश कंट्री से। जर्मनी की एग्जांपल ले लें, जर्मनी में सबसे ज्यादा लो ट्यूशन फी है, 250 यूरो से लेके 1100 यूरोस पर ईयर। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि वहां पे तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। ये जो 250 यूरोज हैं, ये स्टूडेंट यूनियन चार्जेस होते हैं, जो कि हर यूनिवर्सिटीज के होते ही होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के 100 यूरो हो सकते हैं, किसी के 300 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। तो ये जो आपकी लिविंग ट्यूशन और लिविंग कॉस्ट है, सॉरी, जो ट्यूशन फीस है वो 250 यूरो है, और जो लिविंग कॉस्ट है वो 1100 यूरो तक आती है। जर्मनी में जो आपकी कॉस्ट ज्यादा इसीलिए है क्योंकि हाई स्टैंडर्ड वहाँ पे आपको लिविंग स्टैंडर्ड मिलते हैं। ठीक है, उसमें ब्लॉक अमाउंट है, स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं होती, उसने अपनी ऑलरेडी जो लिविंग एक्सपेंस है वो अपने ब्लॉक अमाउंट में डाले होते हैं। जर्मनी बेसिकली ये चाहता है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए वो यहाँ आके इलीगल एक्टिविटीज और किसी क्राइम में मुलविस ना हो, उनके पास अपने पैसे हों, फीस देने के पैसे हों, अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आ रहे हैं अपने खर्चा करने के पैसे हों, ताकि वो यहाँ पे इन्वायरमेंट खराब ना करें। या जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से एशियन स्टूडेंट्स दूसरे कंट्रीज में जाके बहुत सी ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि हमारे कंट्री लिए नामुनासिब होती हैं। तो जर्मनी इन चीजों को अलर्ट कर रहा है थ्रू ब्लॉक आउट के स्टूडेंट के पास अब पैसे हो, किसी जुर्म में इन्वॉल्व ना हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर हम इटली की बात करते हैं, तो इटली में जो फीस है वो 200 यूरो से 6000 यूरो पर ईयर है। हंगरी में 3000 यूरो से लेके 8000 यूरो पर ईयर है। फिनलैंड में 6000 यूरो से लेके 16000 यूरो पर ईयर है। स्वीडन में 8400 यूरो से लेके 20000 यूरो है। साइप्रस में 4850 यूरो से लेके 10000 यूरो है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता चलूं। कुछ अमाउंट आप देख रहे होंगे, 250, 200, ये वो अमाउंट है जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, जैसे आप हमारे पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, और उसको कंपेयर कर लें किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे कि यूसीपी। यूसीपी में आप एडमिशन लेते हैं, वहां पे फीस 3 लाख पर सेमेस्टर, 2.5 लाख पर सेमेस्टर, 10, जितनी भी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में वही फीस रह जाती है 20,000, 18,000, 16,000 पर सेमेस्टर। तो इसी का दूसरे कंट्रीज में भी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का यही डिफरेंस है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपको फ्री एजुकेशन ऑफर करती हैं, और उसके बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको फीस पे एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। अब इनमें फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है आपको हायर जो आपके ग्रेड्स हैं प्रीवियस यूनिवर्सिटी में, उसको देख के ज्यादा मेरिट पे सिलेक्ट करेगी। सेम गोज फॉर द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, पीयू मेरिट बनाती है, आप उसमें जिसका ज्यादा मेरिट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जिसके ग्रेड्स अच्छे हैं, जिसका आइल्स अच्छा है, जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसको फ्री स्टडी ऑफर की जाती है। और जिनका एवरेज बैंड स्कोर्स या एवरेज परसेंटेज है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ऑप्ट करते हैं।
ये काइंडली आपने माइंड में रखना है। आपको अगर कोई बोलता है जी आपका 50% है और मैं आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ, झूठ है। हाँ, इटली एक ऐसा कंट्रीज है जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो 50% पे भी आपको फ्री एजुकेशन ऑफर करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसा नहीं करते हैं। वो आपकी 75-80% परसेंटेज को कंसीडर करते हैं, देन आपको एडमिशन प्रोसीड करते हैं। इटली में हम चांस ले सकते हैं, बट फिर भी वो चांस ही है। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट रिक्वायरमेंट वेयर एप्लीकेबल। अगेन ब्लॉक अमाउंट की हम बात करते हैं, ब्लॉक अमाउंट जर्मनी। इसके अलावा आपके पास नेदरलैंड, इन कंट्रीज में ब्लॉक अमाउंट चाहिए होती है, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट 10,940 यूरो आप सबमिट करते हैं और आपको पर मंथ आपके जो एक्सपेंस है वो वापस मिलते रहते हैं। और बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट में मेंशन नहीं की हुई प्रेजेंटेशन में, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इटली में जो लिविंग कॉस्ट पर मंथ काउंट की जाती है, हंगरी में जो लिविंग कॉस्ट है वो 550 से 600 यूरो पर मंथ काउंट की जाती है, फिनलैंड में 800 से 1,000 यूरो की जाती है, स्वीडन में भी आप की 700 नेशन है, जो कमिंग शेंजन भी है और बहुत चीपर है स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे भी यूरो चलता है। और आप अगर लिविंग कॉस्ट सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये 2 गुना कम है दूसरे कंट्रीज से। यहाँ पे 250 से लेके 300 यूरो पर मंथ आपकी लिविंग कॉस्ट कंसीडर की जाती है, जिसमें आपका लिविंग एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, आपके रहने के और आपके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स इन यूरोप, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मे बी आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो जहाँ बैठे हैं वो स्कॉलरशिप के बारे में या इस स्लाइड का बहुत ज्यादा वेट कर रहे होंगे कि स्कॉलरशिप्स के बारे में क्या है, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा क्रेज है स्कॉलरशिप्स का, इस चीज को प्रमोट किया जाता है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप के बारे में आज मैं आपको काफी पॉइंट्स क्लियर करूंगा। बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो पाकिस्तानी मार्केट में सर्कुलेट करते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि बिल्कुल गलत है। स्कॉलरशिप की डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप होती है। हर स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता, उसका कोई तरीकाकार है। मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले आ जाती हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, जिनको हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप बोलते हैं। कीप इन माइंड के फुली फंडेड स्कॉलरशिप का यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं होता। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स वो स्कॉलरशिप्स होती हैं जो उस कंट्री की गवर्नमेंट ऑफर कर रही होती है। जैसे ही जर्मनी में डैट स्कॉलरशिप आती है, जिसको दाद भी बोलते हैं, कोई डैट भी बोलते हैं। उसके बाद ब्राइट फ्यूचर स्कॉलरशिप आती है। ये वो स्कॉलरशिप है। फ्रांस में अगर देखी जाए तो आईफल स्कॉलरशिप है, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है। ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, ना कि यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप हमेशा गवर्नमेंट ऑफर करती है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं डिफरेंट, वो स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी को देखते हैं और उसके मुताबिक उसको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। फर्ज करें आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उसका आपने ऑफर लेटर सिक्योर कर लिया। आप वो ऑफर लेटर लेके जो भी इदारा स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है आप वहां पे जाते हैं, वहां पे आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अगर आप उनका कोई टेस्ट है तो वो आप टेस्ट टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं या मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाती है, और जिसमें आपको स्टाइपेंड और आपको तमाम अखराजात उसमें कवर किए जाते हैं। ये है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसके बाद आपको आती हैं यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स। यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप जो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करे। फर्ज करें आपने एक्सवाईजी यूनिवर्सिटी में ऑफर लिया, एडमिशन लिया। उसने कहा हमारी 10,000 5,000 फीस है, हम आपको कर सकते हैं कि परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी है तो हमारा यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप का फुली फंडेड स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट्स के को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चीज को आपने कंबाइन नहीं करना। कभी भी आप किसी भी जगह पे बैठे हो जहां पे आपको स्कॉलरशिप के बारे में गाइड किया जा रहा हो या आपको कोई एज गाइड कर रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस पता होना चाहिए कि फुली फंडेड के बारे में मुझे जो ये बता रहा है क्या वो बात सही है या गलत है।
क्योंकि अक्सर यहाँ पे ये कह दिया जाता है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको भेज दी जाए, लगवा दी जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या होती है वो आपसे डिस्कस नहीं की जाती। उसके बाद आ जाती है अर्ली एजुकेशन बेनिफिट्स। यूरोप में इस चीज को बहुत प्रमोट किया जाता है, क्योंकि यूरोप में अर्ली कम अर्ली सर्व वाला सिनेरियो है। आप किसी भी कंट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जितनी जल्दी एडमिशन लेंगे उसमें आपको ट्यूशन फी में भी फायदा होगा, उसमें आपको वीजा में भी फायदा होगा, और उसमें आपको इंटरव्यू में भी फायदा होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अर्ली कम अर्ली सर पे डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज होती हैं ये अपनी जो स्कॉलरशिप या जो भी अपने एडमिशन का प्रोसेस है वो वर्ल्ड वालों के लिए बहुत, वो स्कॉलरशिप भी जल्दी मिल जाती हैं और वो सीट्स कर लेते हैं। अगर आप बिल्कुल डेडलाइन पे जाएंगे, एंड पे जाएंगे, अगर एडमिशन खुले भी हुए, अगर उनकी सीट फुल होगी तो अनफॉर्चुनेटली आप सीट सिक्योर नहीं कर पाएंगे। के बाद आ जाती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको नाम से ही पता चला मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप क्या है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में आप फर्ज करें आपने बैचलर में 3.6 3.7 3.8 जीपीए स्कोर किया हुआ है, और आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वो उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको 100% फी वेवियर ऑफर कर दे। आप चाहे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं, 10,000 उसकी फीस है, लेकिन आपका सीजीपीए बहुत अच्छा 3.8 है, आपने 7.5 आइल्स स्कोर किया हुआ है, आप वहां पे एडमिशन डालते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी में आप उसकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 100% जो है वो फी वेवियर पॉसिबल है। सबसे जो लास्ट स्कॉलरशिप है वो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड नाम से जाहिर हो रहा है, लेकिन प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पाकिस्तान से अप्लाई नहीं करें। आपको पता है पाकिस्तान में अगर ये स्कॉलरशिप है, फर्ज करें 10 स्टूडेंट हैं या 15 स्टूडेंट हैं, अगर उससे पूछा जाए तो कि वो 10 के 10 नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लेना चाहेंगे, तो 10 के 10 जो स्टूडेंट्स हैं वो उस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए हाथ खड़ा कर देंगे। तो उसमें आपका कंपटीशन भी बढ़ जाता है, और उसमें आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लो हो जाती है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मैंने मेंशन क्यों किया, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैं आपकी ये बात क्लियर कर दूं कि जब आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, वहां पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपके काम आती है। फर्ज करें आपको वहां पे जॉब नहीं मिल रही लैंग्वेज बैरियर की वजह से, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप जानबूझ के नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अवेल कर लें कि हाँ आप इससे गलत फायदा उठाना शुरू कर दें, बल्कि इसलिए कि अगर आपकी को जॉब नहीं मिली, लैंग्वेज बैरियर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप चाहिए क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है। तो जैसे मुझे जॉब मिलेगी मैं अपनी स्कॉलरशिप खत्म करवा दूं। तो आई होप ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे ये डिस्कस करने थे स्कॉलरशिप वाले, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और बेवकूफ भी बनते हैं बहुत से ऐसे लोगों के हाथों जिनको इन चीजों का आइडिया नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें वीजा प्रोसेस फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए आजमाइश की घड़ी है इस टाइम पे, और सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज हो रही है पाकिस्तान के लिए वो वीजा प्रोसेस है। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता दूंगा कि हम किस किस तरह से वीजा जो सक्सेस रेट है उसको ज्यादा कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं इनिशियली कि हम इन चीजों को अपने पास रखें, इनको रेडी करें और हम वीजा अप्लाई करें। सबसे पहले जो वीजा के लिए जरूरी जरूरी जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाते हैं ऑफर लेटर। आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप वीजा फाइल नहीं कर सकते। ऑफर लेटर जब आपके पास होता है, उसके बाद आपकी जो फी पेमेंट स्लिप होती है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। फी पेमेंट ये प्रूफ होता है कि आपने उस यूनिवर्सिटी की फी पेमेंट कर दी हुई है। एम्बेसी अपॉइंटमेंट हर कंट्री के लिए जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट का, खास तौर पे अगर हम देखा जाए स्पेन, इटली और कुछ और कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया, जिनकी अपॉइंटमेंट्स का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट के बिना आप वीजा सबमिट ही नहीं
सबमिट ही नहीं कर सकते। उसके बाद वीजा इंटरव्यू, जिन कंट्रीज का वीजा इंटरव्यू है वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप वीजा इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो वो आपके वीजा को जो उसमें आपका वीजा अप्रूव या रिजेक्शन रेट है उसको डिसाइड करता है। उसके बाद वीजा डिसीजन टाइमलाइन, कुछ कंट्रीज हैं जो महीना 15 दिन, 15 दिन मिनिमम टाइम है, 21 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 3 महीने भी लग सकते हैं वीजा डिसीजन में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब आप वीजा फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें उसमें जरूरी हैं और क्या क्या प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे। प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं वीजा रिफ्यूजल की रीजंस। ठीक है, आपको वीजा रिफ्यूजल की रीजन में सबसे पहले मैंने आपको बता दी थी, कोर्स चेंज। अगर आपने कोर्स चेंज किया हुआ है तो वो एक वीजा रिफ्यूजल की रीजन हो सकती है। आपने एसओपी खुद नहीं लिखी, आपने मोटिवेशन लेटर खुद नहीं लिखा और आपने किसी से लिखवाया, लेकिन आप जब इंटरव्यू देने के लिए गए हैं जो चीजें मोटिवेशन लेटर में लिखी हुई थी और जो चीजें आपने कही वो डिफरेंट थी, उसकी वजह से भी वीजा रिफ्यूज हो सकता है। हाउ टू राइट स्ट्रॉन्ग एसओपी, अगेन मैंने उसमें आपको बता दिया है कि आपने किस तरह एसओपी लिखनी है। आपने जेन्युइन होकर अपने जो भी आपकी लाइफ में अचीवमेंट हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके आप स्टडी किया हुआ है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उस चीज को ऑनेस्टली आप एक पेपर में लिखें और यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करें ताकि आपकी ये चीजें कम हो जाए। उसके बाद जेन्युइन स्टूडेंट प्रोफाइल बिल्डिंग, अगेन ये सारी चीजें देखें एक दूसरे को इंटरलिंक कर रही हैं। ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद इसीलिए है कि जब आप अपने आप को असेस कर रहे हो तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हों कि मैं इस पॉइंट पे टिक कर रहा हूं या कर रही हूँ, इस पॉइंट पे टिक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि मेरी ये चीजें पूरी हैं, क्या मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ वीजा फाइल करने के लिए। तो ये चीजें प्लीज आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद एम्बेसी फाइनेंशियल प्रूफ एक्सपेक्टेशंस, अगेन जैसे ब्लॉक अमाउंट या आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पे यूके वाला हिसाब नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि आप यूरोप में परचेज्ड बैंक स्टेटमेंट के साथ नहीं जा सकते हैं। अगर आप उसके साथ जाएंगे तो आपको तो एक बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, अगर खुदा ना खास्ता वीजा रिजेक्ट होता है तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। उसमें आपके पास, क्योंकि इनको चाहिए होती है 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और 3 महीने की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट, यानी 6 महीने पुराना अकाउंट, 3 महीने की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट। तो इसके साथ ये आपके से आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, टैक्स रिटर्न्स हैं, ये सारी चीजें रिक्वायर करते हैं। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो फाइनेंशियल प्रूफ हैं ये आपका 70% वीजा प्रूफ होने में हेल्प आउट करते हैं, तो ये आपके क्लियर होने चाहिए। और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं बैंक स्टेटमेंट की, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि उसमें आप जो बैंक स्टेटमेंट न्यू परचेज करते हैं, इन्वेस्टर से परचेज करते हैं, अमाउंट स्टक कर लेते हैं, उसको यूज नहीं करते, रिवॉल्व नहीं करते, ये एक कॉमन मिस्टेक है पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट्स में जो कोई यूरोपियन मार्केट के लिए नहीं है, यूरोपियन वीजा के लिए नहीं है। यूरोपियन वीजा के लिए बड़ी क्लियर और वाइट मनी वाली बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, क्योंकि वो सारे प्रूफ आपसे मांग रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात करें, यहाँ पे बिल्कुल दूसरे कंट्रीज की तरह पार्ट टाइम वर्क आवर्स अलाउ हैं, 20 घंटे, कुछ कंट्रीज 30 घंटे भी ऑफर करती हैं। और अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करें तो वो आपको फुल टाइम काम भी ऑफर करते हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है कोर्स टू कोर्स और वीकेंड आपकी क्लासेस के स्केड्यूल पे। उसके बाद आवरली जो वेजेस हैं, एवरेज वेजेस, वो 10 यूरो से स्टार्ट हो जाती हैं और वो 22 यूरो पर घंटा तक जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंट्री, उसकी क्या इकोनॉमी है और उनकी क्या वेज रेट है। उसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें स्टडी के दौरान ही आपको उस कंट्री में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं। पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिए कि सबसे लीनियंट और सबसे मजे के ऑप्शन है, जितनी देर आप रहना चाहें, अगर आप मेहनत कर रहे हैं आप वहां पे रह सकते हैं। और जॉब सर्च स्ट्रेटजी बहुत आसान है, यूनिवर्सिटीज आपको बहुत सारी कंपनीज के साथ कनेक्ट करवाती हैं, आपके जॉब फेयर्स होते हैं, आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए जॉब सर्च करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज, आपका लैंग्वेज बैरियर जरूर मैटर करता है, लेकिन अगेन आपको हर यूनिवर्सिटी अपने कंट्री की लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रही होती है। वो बच्चे पे डिपेंड कर रहा होता है, वो कितनी मेहनत करता है, कितना ध्यान दे रहा है अपनी स्टडी के साथ साथ, वो अब उस लैंग्वेज को ऑप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लैंड हो। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो B1 B2 क्लियर करके बैठे हुए हैं, साथ उन्होंने डिग्रीज कंप्लीट की हैं और वो अच्छी कंपनीज में जॉब भी कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में।
तो ये एक मिथ है कि आप यूरोपियन कंट्रीज में वाइट कॉलर जॉब नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टूडेंट अपने साथ साथ चीजों को देखता रहे तो वो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज लैंड होती हैं, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनटेक्स की बात की जाए, हमारे पास जनवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर इनटेक हैं, लेकिन प्लीज नोट कीजिएगा कि यूरोपियन कंट्रीज में जो मेजर इनटेक है वो सितंबर ही है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का जो प्रोसेस टाइम है वो 3 महीने से लेके 7 महीने तक है। तो हर कंट्री की जो इनटेक है वो वेरी कर रही होती है, लेकिन मेजर इनटेक सितंबर है। स्टूडेंट अपने आप को रेडी कर लें, अपने आप को रेडी करना स्टार्ट कर दें लास्ट दिसंबर से, क्योंकि पिछले साल फर्ज करें, मैं आपको स्वीडन की एग्जांपल देता हूँ, अक्टूबर 2025 में एडमिशन ओपन हो गए थे सितंबर 2026 के लिए। तो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, वो मार्च अप्रैल में आते हैं जी, स्वीडन जाना है जी, स्वीडन में एडमिशन करवा दें। उसको जब बताया जाता है कि जी वो इनटेक तो जनवरी में बंद हो गई है, तो वो कहते हैं जी ऐसे कैसे हो सकता है, 3 महीने में कैसे बंद होगी, अभी तो इतना टाइम पड़ा है। तो प्लीज मेक श्योर करें कि यूरोपियन कंट्रीज आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर असेसमेंट करती हैं, वेरिफिकेशन करती हैं, जब आप एलिजिबल होते हैं वो तभी आपको ऑफर देती हैं। तो आपने 7 से 8 महीने का मार्जिन रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि स्वीडन में जनवरी इनटेक ओपन होनी है अगस्त में, लेकिन कुछ कोर्स ऑफर होते हैं, एक दो कोर्स ऑफर होते हैं, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट उसको नहीं ऑप्ट कर पाते। लेकिन सितंबर 2027 की जो इनटेक है वो अक्टूबर एंड में स्टार्ट हो जाएगी। अक्टूबर अक्टूबर में, मिड अक्टूबर और नवंबर में वो बेसिक टोटली स्टार्ट हो जाती है, और वो जाती है जनवरी फेब तक। ठीक है। तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस लिहाज से रेडी करने हैं सितंबर इनटेक को ऑप्ट करने के लिए। मार्च अप्रैल बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर करती हैं। वो स्टूडेंट जिनकी डिग्री ऑफर हो रही है उस इनटेक में, वो इनटेक ले सकते हैं, वो उस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजर इनटेक सितंबर की है। चैलेंजेस क्या हैं यूरोपियन कंट्रीज में, ये मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यार यूरोपियन कंट्रीज में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपसे वही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले आपकी ब्लॉक अकाउंट है। स्टूडेंट कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है, 45-45 लाख रुपए हम एकदम से नहीं रखवा सकते। एक ये प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा अपॉइंटमेंट्स ब्लॉक अमाउंट हम रखवा के देते हैं स्टूडेंट के बिहाफ पे, मतलब पैसे हम नहीं रखवाते लेकिन हम हेल्प आउट करते हैं। तो ये एक चैलेंज नहीं है, बेसिकली ये आप ही की सिक्योरिटी है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये एक चैलेंज नहीं है। इसको हम अपनी सेफ्टी के लिए किसी भी कंट्री में अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए रखवाते हैं। अपॉइंटमेंट्स एक मेजर इशू है, एक मेजर चैलेंज है पाकिस्तान में किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट को ऑप्ट करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट का किसी भी हवाले से मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। हम इटली की भी अपॉइंटमेंट को डील करते हैं, और आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। डील इन अ सेंस कि हम स्टूडेंट की प्रॉपर हेल्प करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसको साथ बैठाते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट अपने आप से ही उस अपॉइंटमेंट को अवेल करे, उसको परचेज ना करनी पड़े। बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, हम स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट में उसके साथ हेल्प करते हैं, ताकि उसको पैसे ना लगे और वो जेन्युइन तरीके से अपॉइंटमेंट बुक कर सके। वीजा डिसीजन टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूरोप का। ये 2 महीने, कभी कभी 3 महीने, कभी कभी 4 महीने भी ले जाता है, तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। एम्बेसी की लोकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, और भी काफी कंट्रीज हैं जिनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, लिथुआनिया की नहीं है, तो माल्टा की नहीं है। स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट वहां जाता है दूसरे कंट्रीज में, वहां जाके अपनी बायोमेट्रिक दे आता है। ये भी एक चैलेंज है, लेकिन नामुमकिन चीज नहीं है, और ये स्टूडेंट दूसरे कंट्री में जाके इस चीज को कर रहे हैं, और उनके वीजा की जो रेशो है वो भी ज्यादा हो जाती है। वीजा रेशो क्यों कम है पाकिस्तानियों के लिए, मैंने आपको बताया एक चैलेंजेस, और मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। एसओपी सही ना लिखना, मोटिवेशन लेटर जो उसका सही ना होना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो सही ना होना, इरेलीवेंट कोर्स, इन चीजों की वजह से जो वीजा रेशो है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानियों को या किसी भी ऐसे
कंट्रीज, एशियन कंट्री जो इन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे उनके लिए वीजा रेशो कम हो जाती है, तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। वीजा रेशो कम होना इज अनदर थिंग, उसको ओवरकम किस तरह करना है इट्स अनदर थिंग। तो ये मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, हम वीजा रेशो को बेहतर कर सकते हैं, ये स्टूडेंट के अपने हाथ में है कि वो यूरोप की वीजा रेशो को किस तरह बेहतर कर सकता है। आपको सारे डरा तो देंगे वीजा रेशो कम है, लेकिन क्यों कम है ये नहीं बता रहा कोई। मैंने आपको इसीलिए बताया है कि हम उसी वीजा रेशो को ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इन चीजों को कंप्लीट करके। लैंग्वेज बैरियर, एग्जैक्टली लैंग्वेज बैरियर भी एक चैलेंज है, लेकिन अगेन उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज बैरियर किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। स्टूडेंट वहां पे क्लासेस लें, फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, वहां पे क्लासेस लें, साथ अपनी डिग्री कंप्लीट करें, साथ क्लासेस लें, लैंग्वेज बैरियर ओवरकम हो जाता है। तो आई थिंक जितनी भी हमने चीजें आज डिस्कस की हैं इस वेबिनार में, मुझे उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, आपके बहुत सारे इन्होंने पॉइंट्स क्लियर किए होंगे, और बहुत सारी चीजें जो आपको नई मोटिवेशन मिली होगी कि यस वी कैन डू इट। अगर आप थोड़ा सा भी इन चीजों को ध्यान से करते हैं तो हम इन चीजों को कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील कि जी वीजा नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये चीज वेस्ट हो जाएगी, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। इन सब चैलेंजेस को, इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हम बैठे हैं, हमारा ऑफिस है। आपको कोई भी चीज, इन जो भी चीजें डिस्कस हुई हैं इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है, आप हमारे ऑफिस आए। मैं ये नंबर इधर दे रहा हूँ, हमारे जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है यूरोप के हवाले से, आप अपनी क्वेरीज इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से, टेस्टेशन के हवाले से, आइल्स के हवाले से, वीजा इशू के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, वी आर ऑलवेज हेयर टू गाइड यू। और हम आपके साथ इंशाल्लाह जो आपका प्रोसेस है उसमें कंप्लीट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लवली सेशन। आई होप कि ये बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारी नई चीज़ें हमने इसमें डिस्कवर की होंगी, स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली डिस्कवर की होंगी। अगर हम मौजूदा हालात को देखें अगर इंग्लिश कंट्रीज के, तो थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग। और मजीद कोई भी आपको डिस्कशन करनी हो या आपको कोई भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हों, do let us know. We are available for your assistance, and we will be happy to assist you for the European study destinations. Thank you so much again. अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम इसी तरह मिलते रहेंगे किसी और वेबिनार में जिसपे हम मजीद चीजों को डिस्कस करते रहेंगे।